Good morning, students. I, Professor Tazeen, welcomes you to our next class on Secretarial Practice Standard 12. So, students, last class में हमने पेज नंबर 26 पे बॉन्ड्स का टॉपिक डिस्कस किया था, बॉन्ड्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. अब हम पेज नंबर 26 पे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 2.2.4 दैट इज ADR एंड GDR पे आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट ADR एंड GDR, पहले हमें जानना है कुछ चीज़ों के बारे में. जैसे हमारे इंडिया में पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है उन्हें कंपल्सरीली लिस्ट करना पड़ता है अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में. जैसे ये वाला स्टॉक एक्सचेंज है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी यहाँ पे लिस्ट करना उनका ज़रूरी है. और हमारा जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया जो आया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया के थ्रू, उसमें हमारे बहुत सारी चीज़ें जो चेंज हुई थी और ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में. इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हुई थी वो फ्री हुई थी. तो हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो है वो हमारी कंपनी के शेयर्स को परमिशन दिया गया था कि फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जा सके. और फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज जैसे ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट कर सकते हैं. दूसरा है नैस्डैक है. नैस्डैक का मतलब होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ डीलर ऑटोमेटेड कोटेशंस. ये नैस्डैक है. तो नैस्डैक में भी लिस्ट किया जाता है और इवन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी, यानी ये दोनों न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना है या तो नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में. सो प्रॉब्लम क्या होता है कि ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज जो है इनकी पॉलिसीज जो होती है वो डिफरेंट होती है. इनके एक्सचेंज रेट डिफरेंट होते हैं और इंडियन कंपनीज़ को इन दोनों के जो क्राइटेरियाज होते हैं उसे कंपाइल करने में, फॉरेन पॉलिसीज़ को कंपाइल करने में डिफ़िकल्टीज होती है. सो इंडियन कंपनीज जो है वो अपने शेयर्स जो है वो डायरेक्टली लिस्ट नहीं कर सकती फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में. तो जो कंपनीज डायरेक्टली लिस्ट नहीं कर सकती वो ADR और GDR के थ्रू, ADR मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स ADR और GDR यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, इनके थ्रू अपने जो है फॉरेन का इन्वेस्टमेंट ले सकती है. राइट. अभी ADR और GDR ये जो है ये एक्चुअली इंडियन कंपनी को इशू करवाते हैं शेयर्स थ्रू डिपॉजिटरी, यानी इंटरमीडिएटरी के थ्रू हम लोग ADR और GDR को सेल करते हैं. यानी कैसे सेल करते हैं? एक डिपॉजिटरी के थ्रू. अब ये जो डिपॉजिटरी होती है वो डिपॉजिटरी होती है, एक बैंक है न्यूयॉर्क की बैंक या फिर सिटी बैंक है जो एक फॉरेन डिपॉजिटरी के थ्रू एक्ट करती है. सो इन डिपॉजिटरी के थ्रू हम कैसे प्रोसीजर करते हैं देखते हैं. सबसे पहला ये जो डिपॉजिटरी बैंक होती है वो इशू करती है ADR GDR इन्वेस्टर्स को, यानी वो इन्वेस्टर्स को ADR डिपॉजिटरी बैंक इशू करती है ADR GDR इन्वेस्टर्स को. ADR GDR जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स. और ये जो ADR और GDR है वो सोल्ड किए जाते हैं पर्सनस इन द फॉरेन कंट्रीज, यानी फॉरेन कंट्रीज में, यानी इंडियन की कंपनी है तो इंडिया में नहीं, फॉरेन कंट्रीज में भेजी जाएगी. और वो नॉर्मल शेयर्स के थ्रू ट्रेडेड किए जाते हैं. उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट किया जाता है. उनका प्राइस भी फ्लक्चुएट होता है डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड्स एंड सप्लाई. यानी ADR और GDR जो है वो नॉर्मल शेयर्स के थ्रू एक्ट करते हैं. आगे चलते हैं, ADR और GDR का मेजर डिफरेंस देखते हैं. अब ADR और GDR का मेजर डिफरेंस है कि इसे इशू कौन करता है. GDR को जो है ADR को जो है वो यूनाइटेड स्टेट इशू करता है क्योंकि अमेरिकन डिपॉजिटरी से वो सिर्फ अमेरिका में चलता है. GDR एक्सेप्ट अमेरिका सब जगह चलता है और यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो इसे इशू करती है. अब इसका पर्पस क्या है कि वो हेल्प करता है एक्वायर रिसोर्सेस इन USA, यानी ADR जो है वो सिर्फ USA में के रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए हेल्प करता है, वेरस GDR जो है वो हेल्प करता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को ले सके. GDR का ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्ट करे फॉरेन कंपनीज़ में, वेरस ADR का जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट्स को फोकस करता है. ADR जो है वो रिस्ट्रिक्टेड टू USA है और GDR जो है वो अदर कंट्रीज़ USA के अलावा अदर कंट्रीज़. अब इनका लिस्टिंग कहाँ होता है? ADR का लिस्टिंग USA में होता है, GDR का लिस्टिंग अदर कंट्रीज़ में होता है. अब इनका डिस्क्लोजर का जो टर्म्स है वो USA का ऑनरस है, वेरस GDR का जो है वो लेस ऑनरस है, लेस रिस्ट्रिक्टिव है. आगे चलते हैं. अभी हमारे जो कंट्री के फॉरेन रेसिडेंट्स है, यानी नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, जिन्हें हम NRI बोलते हैं या फॉरेन नेशंस है, वो बंदे हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं उनका पैसा बाय परचेजिंग ADR एंड GDR. सो ADR एंड GDR परचेज करने से वो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो
रेगुलर इक्विटी शेयर्स के थ्रू हमारे ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी इनका पेमेंट कैसे होता है कि कंपनी जो है वो डिविडेंड पे करती है होम करेंसी में। यानी अभी इंडिया की कंट्री, तो इंडिया की कंपनी है, तो इंडिया की कंपनी जो है वो होम करेंसी में डिविडेंड का पेमेंट डिपॉजिटरी को करेगी, और डिपॉजिटरी क्या करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा फॉरेन करेंसी में, यानी जो बंदे का करेंसी है उसमें कन्वर्ट करेगा और उससे वो देगा डिविडेंड। तो इस तरीके से इनका वर्किंग होता है। राइट, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि ये जो एडीआर और जीडीआर है, उसमें से जो जीडीआर है वो ट्रेड कहाँ कहाँ होता है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे वो ट्रेड होता है। सबसे पहला नैस्डैक है, नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में जीडीआर ट्रेड होता है। उसके बाद है लंदन स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद है लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, एंड नेक्स्ट इज सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, लास्ट इज हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। सो ये स्टॉक एक्सचेंज में जीडीआर जो है वो ट्रेड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एडीआर एंड जीडीआर। आगे के टॉपिक पे चलते, पेज नंबर 27 पे, दैट इज 2.2.5 पे, दैट इज कमर्शियल बैंक्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्टूडेंट्स कमर्शियल बैंक्स, ये आप सबको पता है कमर्शियल बैंक्स यानी जो बैंक्स है जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं। तो इन सब में आते हैं हमारे ये कमर्शियल बैंक्स। सो कमर्शियल बैंक्स जो है वो हमारा मेजर कंसिडरेशन सोर्सेज है ऑफ प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। अब ये कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस को किस तरीके से लोन प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से हेल्प करते हैं। सबसे पहला तो है उन्हें लोन्स प्रोवाइड करते हैं, शेयर्स और डिवेंचर्स में सब्सक्राइब करते हैं, अंडरराइटिंग का काम करते हैं। तो इनके थ्रू जो है ये कमर्शियल बैंक्स कंपनीज़ को हेल्प करते हैं कि वो फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। राइट, ये जो डिपॉजिट्स है इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स का वो इकट्ठा करते हैं, पीपल्स का सेविंग को इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद में ये कंपनीज़ को फंड स्पॉन्सर्स करते हैं। तो इस तरीके से कमर्शियल बैंक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कमर्शियल बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को पूरा करता है। यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बहुत डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो है ये बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल है बिजनेस के लिए। वर्किंग कैपिटल यानी शॉर्ट टर्म के लिए जो हमें लगने वाला पैसा होता है उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। सो वर्किंग कैपिटल का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग है कमर्शियल बैंक्स। अब ये जो है वर्किंग कैपिटल्स बैंक क्रेडिट के थ्रू प्रोवाइड करता है। बैंक क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट। अब वर्किंग कैपिटल जब हम बोलते हैं तो वर्किंग कैपिटल यानी कि जो हमारा कैश में होता है, रिसीवेबल्स में होता है, फिनिश गुड्स में होता है, रॉ मटेरियल्स में होता है, तो इन सब को प्रोवाइड करने के लिए कमर्शियल बैंक यूज़ करता है ट्रेड क्रेडिट, बैंक क्रेडिट। राइट, नेक्स्ट इज दैट शॉर्ट टर्म लोन्स की डिफरेंट स्कीम्स है। कैश क्रेडिट है, बैंक ओवरड्राफ्ट्स है, डिस्काउंटेड लोन्स है। ये इनोवेटिव स्कीम्स जो है वो हम एक एक स्कीम्स को डिटेल में पढ़ते हैं। व्हाट इज all these facilities? So let's start first with overdraft. Students, when we talk about overdraft refers to कि हम लोग जो है वो करंट अकाउंट खोलते हैं तो उनको ये ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज़ दिया जाता है। करंट अकाउंट होल्डर्स को ओवरड्राफ्ट मतलब उनके जो अकाउंट में जितना पैसा उससे ज़्यादा बैंक जो है वो सैंक्शन करती है। अगर कंपनी को ज़रूरत होती है, तो बिज़नेस को ज़रूरत होती है, तो जो बैंक जो है वो सैंक्शन करती है, और वो ओवरड्राफ्ट जो होता है वो शॉर्ट टर्म लोन की तरह होता है। उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो हमें पे करना पड़ता है, यानी कंपनी को पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक के पास 1 लाख रुपीज़ का डिपॉजिट से सेव करंट अकाउंट में, वेयर एज बैंक को चाहिए 1,50,000, तो बैंक जो है वो 50,000 का ओवरड्राफ्ट उन्हें क्रेडिट देगी, यानी देगी 1,50,000 का चेक जो है वो पास ऑन करेगी। 50,000 जो है वो एक्स्ट्रा जो दिया है वो ओवरड्राफ्ट कहलाया जाएगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। सो दिस इज व्हाट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़, ये करंट अकाउंट होल्डर्स को दिया जाता है। नेक्स्ट इज दैट कैश क्रेडिट। अब ये कैश क्रेडिट जो है वो इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एड है। ये जो है ये क्रेडिट जो है वो ऑपरेट किया जाता है सेम ओवरड्राफ्ट के तौर पे। बोरोवर जो होता है वो विड्रॉ कर सकता है अमाउंट इन कैश क्रेडिट, यानी अमाउंट अप टू स्टिपुलेटेड लिमिट। जब तक एक लिमिट होती है उस तक एक बंदा जो है बोरोवर यानी जो पैसे लेने वाला बंदा जो है वो बैंक से एक लिमिट तक विड्रॉ कर सकता है कैश क्रेडिट। राइट, और उसे वो सिक्योरिटी मार्जिन यानी सिक्योरिटी मार्जिन एक देनी पड़ती है, सिक्योरिटी देनी पड़ती है। कैश क्रेडिट जो है वो प्लेज और हाइपोथेटिकेशन ऑफ गुड्स के तौर पे भी हम ले सकते हैं, यानी कि अगर हमने कोई गुड्स का रिसिप्ट सबमिट किया बैंक को तो भी हम कैश क्रेडिट ले सकते हैं।
राइट और कोई सिक्योरिटीज़ दिए तो उसके बदले भी हम कैश क्रेडिट ले सकते हैं. सो इंटरेस्ट जो है वो चार्ज की जाती है जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा उस पर, यानी कि हमने जितना पेमेंट कर दिया है उसके अलावा जो आउटस्टैंडिंग होगा उसके पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, यानी पूरा अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है. सो ये एक अच्छा फैसिलिटीज़ है कैश क्रेडिट का. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू कैश लोन्स. कैश लोन्स ये हम सबको पता है कि लोन्स जो है वो सिक्योरिटीज़ देने के बाद बैंक जो है वो लोन सैंक्शन करती है, या सिक्योरिटीज़ नहीं भी देने के बाद कभी कभी बैंक लोन सैंक्शन करती है, उसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर. नेक्स्ट इज दैट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. स्टूडेंट्स डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, यानी हमें ये अकाउंट्स में फुल एक चैप्टर है. डिस्काउंटिंग मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जब बायर और सेलर जो होता है, जो सेलर होता है वो बायर को सप्लाई करता है गुड्स, पर इन रिटर्न वो बायर से एक बिल जो होता है वो साइन करके एक्सेप्ट करके लेता है, और उस बिल पे लिखा हुआ होता है कि बायर जो है वो एक पर्टिकुलर डेट पे सेलर को पैसे देगा. तो यहाँ पे जो है वो सेलर जो है वो बिल जो है उस टाइम पे जब वो डेट आ जाती है तब बैंक के पास जाता है और उसका पेमेंट ले लेता है. पर ये जो सेलर जो है अगर उसको अर्जेंसी है, पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो सेलर क्या करता है, वक्त से पहले बैंक के पास जाता है, बिल जमा करता है और उसको डिस्काउंट, यानी जो बिल होगा उसको जो परसेंटेज है उसका डिस्काउंट कट करके, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ का बिल है तो 900 रुपीज़ का पैसा वो ले लेता है, यानी 100 रुपये का डिस्काउंट कट हुआ तो 900 का जो पैसा है वो सेलर को वक्त से पहले मिल जाता है. और बैंक क्या करता है, जब टाइम आता है तो बायर से वो पैसे कलेक्ट कर लेता है. सो दिस इज़ कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ये ज़्यादा चलता है आजकल बिल्स में. सो ये जो है वो ट्रेड बिल्स में यूजुअली किया जाता है. अब ये बैंक्स जो है वो एक्सेप्ट करता है और कैश को एडवांस देता है सेलर्स को. सो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज अनदर फॉर्म्स ऑफ डिस्काउंटिंग है. सो स्टूडेंट्स ये जो है ये सारे जो है वो कमर्शियल बैंक की फैसिलिटीज़ जो है वो बेसिक फैसिलिटीज़ जो शॉर्ट टर्म प्रोवाइड करती है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है. पेज नंबर 28 पे है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे डेवलपमेंट बैंक है, स्पेशलाइज्ड बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, स्टेट लेवल बैंक है. अभी आपके डेवलपमेंट बैंक में IDBI है, राइट. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो हमारा फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर जो हुआ था 1948 में, उसमें रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का स्कीम आया था. तो रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुए थे. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ये इस्टेब्लिश किए थे स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ताकि वो प्रोवाइड कर सके इंडस्ट्रियल फाइनेंसेस को. और ये इंस्टीट्यूशन जो है वो मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है. ये असिस्टेंस प्रोवाइड करती है कंपनीज़ को, न्यू कंपनीज़ को, एज वेल एज जो चालू है बिजनेस, जो पुरानी कंपनीज है उनको भी प्रोवाइड करती है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो बेसिकली 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किए. यहाँ पे मैंने बताया 4 कैटेगरीज, दैट इज डेवलपमेंट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या स्पेशलाइज बैंक, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन और स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन. अभी डेवलपमेंट बैंक में क्या क्या आते हैं. IDBI refers to Industrial Development Bank of India. नेक्स्ट आता है IFCI, that is Industrial Financial Corporation of India. Next is that ICICI, that is Industrial Credit and Investment Corporation of India. Next is that SIDBI, that is Small Industrial Development Bank of India. Next is that Industrial Reconstruction Bank of India, IRBI. ये सब जो है वो डेवलपमेंट बैंक के थ्रू आते हैं. नेक्स्ट इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने बहुत सारे बताए हैं, पर यहाँ पे 3 ही हैं आपकी टेक्स्ट बुक्स में. दैट इज रिस्क कैपिटल RCTC, दैट इज रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. देन इज दैट TDICI, दैट इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनीज ऑफ इंडिया लिमिटेड. नेक्स्ट इज दैट TFCI, दैट इज टूरिज्म फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. और आपको पता है एग्जिम बैंक मतलब जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए लोन देती है. नाबार्ड जो बैंक है वो स्मॉल इंस्टीट्यूशंस के लिए स्पॉन्सर्स करती है. नेक्स्ट इज दैट इन्वेस्टमेंट बैंक में जो है वो सबसे पहला आता है UTI, दैट इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. दैन कम्स द LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. देन GI जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. सो ये सब इसमें आते हैं. दैन स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन SIDBI, ये 2 आते हैं.
और ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग टर्म लेंडिंग, सब्सक्राइब करते हैं शेयर्स एंड डिबेंचर, अंडरराइटिंग में हेल्प करते हैं, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स में हेल्प करते हैं, वो लेंड करते हैं मनी और गारंटी देते हैं लोन्स को जाके कंपनी रेस कर सके लोन। ठीक है, सो ये है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आगे चलते स्टूडेंट्स, दैट इज ट्रेड क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? ये ट्रेड क्रेडिट जो है ये एक्चुअली कैसा है, एक सेलर जो है वो दूसरे बेचने वाले को प्रोवाइड करता है ट्रेड क्रेडिट, यानी एक बेचने वाला दूसरे बेचने वाले को, यानी सप्लायर्स है, होलसेलर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, यानी ये जो बीच में जो कड़ी होती है ये सब की, इनके बीच में जो वो लोग एक दूसरे को टाइम पीरियड देते कि बाबा तू 1 महीने बाद पैसे दे, तू 2 महीने बाद पैसे दे, तो ये जो टाइम पीरियड का दिए इसे हम ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। ट्रेड क्रेडिट है ये ट्रेड क्रेडिट जो है वो एक बेचने वाला दूसरे बेचने वाले को देता है। इसका मेन एडवांटेज क्या रहता है कि इसमें कोई प्रोसीजर्स हमें करना नहीं पड़ता है, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, इजी और कन्वीनियंट है, फ्लैक्सिबल है, यानी सामने वाले के ऊपर डिपेंड है कितना दे रहा है। एक इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल यानी इससे कोई फॉर्मेलिटी यानी कोई फॉर्म कोई चीज़ हमें डॉक्यूमेंट सबमिशन या कुछ नहीं लगता है, एक स्पॉन्टेनियस सोर्स है, यानी तुरंत आपको मिल सकता है। पर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर सेलर जो है वो चार्ज करेगा हायर प्राइस सप्लायर, और फिर इसमें जो है वो कैश डिस्काउंट जो है वो एक लॉसेस इनकर होता है उनको, यानी हमें जो है वो कैश डिस्काउंट जो देना पड़ता है वो एक लॉस हो जाता है। तो सप्लाई जो है वो हमें इसमें ट्रेड दे रहा है तो हाई प्राइस भी चार्ज कर सकता है, और प्लस हमें जो डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट्स में हमें नुकसान हो जाता है कि हमें भी देना है किसी और को डिस्काउंट में नुकसान है हमें। सो दिस इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेड। सो हाउ दिस ट्रेड क्रेडिट वर्क्स? Trade credit is a business is giving to its supplier, right, customers। तो ये कड़ी जो है ये इनके थ्रू जो है वो क्रेडिट जो है वो ट्रांसफ़र होता है। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट ट्रेड क्रेडिट। सो स्टूडेंट्स ट्रेड क्रेडिट जो है ये टॉपिक हमारे इसमें लास्ट टॉपिक है, और उसका जो उसके बाद जो है पेज नंबर 30 पे डिस्टिंग्विश जो है वो हमने ऑलरेडी पढ़े थे। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू।